हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके गाइस। लेक्चर 12 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 11 में बेसिकली वी वर स्टार्टिंग अबाउट टॉर्क एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला सेक्शन हमने थियोरेटिकली फिनिश कर लिया था। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग लास्ट टाइम फिनिश कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस अपन को आज रैप अप कर रहे हैं। बट गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन अपन ने ऑब्जर्व किया। कंक्लूजन अपना ये था कि अगर आप कोई करंट कैरिंग लूप को अगर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस लूप के ऊपर नेट फोर्स जो रहता है वो तो जीरो रहता है ना। नेट फोर्स तो उस पर जीरो था, लॉजिक अपन देख चुके हैं, वो एल इफेक्टिव जीरो हो जाना एंड ऑल दैट। बट उसके ऊपर एक नॉन जीरो टॉर्क एक्सर्ट होने लगता है। उसका लॉजिक मैंने आपको समझाया था कि मान लो अगर इस लूप में कोई लूप आपने लिया, उस लूप में यहां भी ऐसे ऊपर फोर्स लग रहा है और इधर से नीचे फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर देखेंगे तो एफ अपवर्ड और एफ डाउनवर्ड मिलाकर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। बट ये वाला फोर्स जो है ये भी इसको इस वे में रोटेट कर रहा है आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो अपन टॉर्क लगा रहे हैं जैसे इसके हिसाब से क्लॉकवाइज, सॉरी, ये यहां से फोर्स लगा रहे हैं, ये भी इसको रोटेट करा रहा है, और ये जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूं वो भी रोटेशन कॉज कर रहा है। तो आपके वो जो दोनों फोर्सेस उस लूप पर लगे थे, जो लास्ट टाइम डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, उसके कारण नेट फोर्स तो जीरो हो गया था। दैट मींस ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं हुआ, वो लूप अपनी जगह से मूव करके ऐसे ट्रांसलेट नहीं किया, आगे पीछे ऊपर नीचे मूव नहीं किया, बट वो अपनी ही जगह रहकर ऐसे रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लगा बिकॉज ऑफ अ नॉन जीरो एक्सटर्नल टॉर्क। अब वो टॉर्क का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, इट वाज NIAB sin थीटा। NIA को अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट M लिख लिया था, इट बिकेम MB sin थीटा। और फिर उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां आती है, पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट क्या है, वर्क एक्सटर्नल के मैटर्स क्या हैं, उनको इलेक्ट्रिक डायपोल से मैच कराते हुए हमने रिजल्ट्स देखे थे, है ना। तो वो पोर्शन तो अपना फिनिश हो गया था, कुछ एग्जाम्पल्स अपने चल रहे थे, और उसी सेक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स में अपन आज आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वहीं से रिज्यूम करते हैं, लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल्स चल रहे थे उसी कॉन्टेक्स्ट में अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़े क्वेश्चन और पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। इट सेज द लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज 0.4 meters and the number of turns in it is 500. A current of 3 ampere is flowing in it. तो नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड बता दिया, करंट बता दिया। इन अ स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस 0.01 meters radius and number of turns 10, a current of 0.4 ampere is flowing, then the torque necessary to keep the axis of this coil perpendicular to the axis of the solenoid will be. Okay, right. तो देखिए, पहले तो डायग्राम में देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कि अगर अपन ने इस तरह का एक सोलेनॉइड कंसिडर किया, लेट्स से दिस इज द सोलेनॉइड, जो क्वेश्चन जिस बारे में बात कर रहा है, तो ये मैंने एक सोलेनॉइड कंसिडर किया, ठीक है। और इस सोलेनॉइड का एक्सिस बना लेते हैं, तो ये इस सोलेनॉइड का एक्सिस बना लिया अपन ने, करेक्ट है, राइट। अब ये बोल रहा है कि दैट इस सोलेनॉइड में अपन को एक कॉइल रखनी है, इन अ स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस इतना, अ करंट इज फ्लोइंग, द टॉर्क नेसेसरी टू कीप द एक्सिस ऑफ दिस कॉइल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये जो सोलेनॉइड का एक्सिस बनाया है ना, मुझे परपेंडिकुलर टू दिस अपने इस कॉइल का एक्सिस प्लेस करना है। देखो, एक कॉइल प्लेस कर रहा हूं, कॉइल जो है वो इस वे में रख लेते हैं। यहां पर एक कॉइल मैंने रख लिया, तो ये एक कॉइल अपने रखा, ठीक है। इस कॉइल का जो एक्सिस है वो आपके सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया है, देखो। तो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी इसी तरफ आएगा, और सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने कर्ल रूल के हिसाब से वो इस तरफ बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, जैसा अपन वो टॉर्क वगैरह में एक्सपेक्ट करते हैं ना। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। इट सेज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की डिटेल्स दे रखी हैं, तो वो तो 0.4 बता दिया, नंबर ऑफ टर्न्स 500 बता दिए, और सोलेनॉइड का करंट वगैरह बता दिया। तो सोलेनॉइड का डेटा है। अच्छा, सोलेनॉइड के डेटा से क्या होगा, तो सोलेनॉइड के डेटा से पहले आप सोलेनॉइड का बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड कितना बना रहा है, तो अपना रिजल्ट था म्यू नॉट NI। तो एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है, तो साहब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो, तो म्यू नॉट NI एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसने अपने इलाके में बना रखी है, ठीक है। अब उस बनी बनाई मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कॉइल रखी है, जैसा इसने बोला था
कि कॉइल का एक्सिस जो है वो सोलेनॉइड के एक्सिस से परपेंडिकुलर रखना है, ऐसा करना है। और इस जगह होल्ड करके रखने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, द टॉर्क नेसेसरी टू कीप द एक्सिस ऑफ दिस कॉइल परपेंडिकुलर टू द सोलेनॉइड। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है, इस स्थिति में आप देखोगे ना तो सोलेनॉइड तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा हुआ है, और उस बनी बनाई मैग्नेटिक फील्ड में आपने ये करंट कैरिंग कॉइल रख दिया। इस कॉइल में भी देखो करंट वैल्यू वगैरह गिवन है, और करंट कैरिंग कॉइल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगती है NIAB sin थीटा। टॉर्क अगर लग गया तो उसका रोटेशन हो जाएगा अगर उसको फ्री छोड़ दिया तो। अब ये बोल रहा है कि भाई उसका रोटेशन नहीं कराना है, उसको होल्ड करके रखना है। सो गाइज, जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सोलेनॉइड की, है ना, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क वो कॉइल झेल रहा है। तो जितना टॉर्क वो कॉइल पर लग रहा होगा सोलेनॉइड की फील्ड की वजह से, मुझे उतना ही काउंटर टॉर्क, उतना ही ऑपोजिट सेंस में टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको नलिफाई करने के लिए, सो दैट दिस कॉइल रिमेन्स एट इट्स लोकेशन। सो बेसिकली हमें कितना टॉर्क लगाना है ये सवाल है, और हमें कितना टॉर्क लगाना है जितना मैग्नेटिक फील्ड ने लगा रखा है। तो कुल मिलाकर वो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क निकालना ही अपना उद्देश्य है। राइट, समझ में आ गया। तो टॉर्क कितना इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड बना रहा है, और उसकी बनी बनाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कॉइल पड़ा है, जिसके कारण वो टॉर्क झेल रहा है। अब वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करो। टॉर्क का फॉर्मूला था आपका NIAB sin थीटा, है ना, ये अपना टॉर्क का फॉर्मूला चल रहा था। इसमें अपन एक एक करके डेटा सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। गाइज, ये टॉर्क कैलकुलेट हो रहा है कॉइल पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, ये सब कॉइल का आएगा। और वो टॉर्क लग क्यों रहा है, वो लग रहा है इस बी की वजह से, बट ये बी किसका है, तो ये सोलेनॉइड का है। सो बेसिकली ये जो आपका NIA वाला डेटा आएगा ना, ये NIA वाला डेटा तो सारा कॉइल का आना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपका सोलेनॉइड का आएगा, जिसने वो फील्ड क्रिएट किया, जिसके कारण वो टॉर्क लगी। ओके, तो अब यहां पे अपन वो डेटा सब्स्टिट्यूट करें, तो दिस टॉर्क, दिस इज NIAB। अब ये N आ जाएगा आपका कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में हो गए 10। ठीक है, कॉइल में करंट कितना चल रहा है, कॉइल में करंट चल रहा है 0.4 एम्पियर, तो ये 0.4 एम्पियर। एरिया जो है कॉइल का कितना होगा, तो इट्स पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब ये आर आपका 10 टू द पावर -2 था, तो 10 पावर -4 हो गया ये। ठीक है, फिर बी का वैल्यू लिख रहा हूं, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट NI, तो म्यू नॉट, राइट। फिर एन का वैल्यू रखेंगे, तो एन, अब एक्चुअली बी जो होता है ना सोलेनॉइड का, उस म्यू नॉट NI में स्मॉल एन आता है, तो दैट स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रिकॉल करो, तो म्यू नॉट NI है, तो उसमें म्यू नॉट NI जो है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड में 500 दे रखे हैं, अपॉन उसकी लेंथ जो दे रखी है दैट इज 0.4, तो ये आपका स्मॉल n बन गया, एंड दैट इनटू I, एंड दैट I इज द करंट ऑफ द सोलेनॉइड, ये आ गया आपका। ठीक है, दिस इज NIA, ये सारा डेटा कॉइल का है। फिर B जो सोलेनॉइड ने बना रखा है, तो म्यू नॉट NI, एंड थीटा द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो गाइस, कॉइल का एरिया वेक्टर तो आ रहा है ऊपर, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे, वो पता है अपने को ऑलरेडी कि कर्ल रूल के हिसाब से सोलेनॉइड तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो बी और ए के बीच में आपका साइन ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, तो वो तो 1 हो गया। ठीक है, अब इसका डेटा प्रॉपरली अपन हैंडल करें, तो उसके हिसाब से वी हैव द रिजल्ट एज दिस इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, एक तो ये चल रहा है। ठीक है, फिर म्यू नॉट अपन जानते हैं, म्यू नॉट को लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 पावर -7, तो म्यू नॉट को लिखा 4 पाई इंटू 10 पावर -7, राइट। फिर ये 500 बाय 0.4 जो है, इसको अपन मैनेज करें, तो ये आपका मान लो 5000, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 3, और ये 4 का फैक्टर एक डिनोमिनेटर में है, राइट। फर्दर इसको मैनेज किया तो आपका ये 4 का फैक्टर तो एडजस्ट हो गया, राइट। देन वी हैव 5 3 15, वो तो आपका टर्म 15 बन रहा है। ठीक है, देन वी हैव पाई स्क्वायर, राइट। एक 4 का फैक्टर और ये बच गया ना, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 60 बन जाएगा, तो ये आपका ओवरऑल वैल्यू दिस इज 60, तो ये 60 इंटू पाई स्क्वायर, और ये 10 टू द पावर -11 है ना, ये आपका 3 एडजस्ट हो रहा है, तो 10 पावर -8 बच रहा है, राइट। अब ये 16 पाई स्क्वायर में गाइस, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 हो जाएगा,
तो इसका 10 इसको 10 पावर माइनस 7 बनाएगा, इसका 10 इसको 10 पावर माइनस 6 बनाएगा, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट। और ये टॉर्क आपका न्यूटन मीटर में आ रहा है, अपन ने प्रॉपर कैलकुलेशंस बना लिए थे। अभी अप्रोक्सीमेशंस में अपन ने किया है ना, तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ रहा है, तो ये आपका 5.92 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये आपका रेलेवेंट रिजल्ट बन गया, ठीक है। सो बेसिकली जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक्सर्ट कर रही है ना, उतना ही टॉर्क एक्चुअली आपको एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा, ताकि वो कॉइल जो है वो उसी जगह पर बना रहे। बस तो मैंने क्या किया, मैंने सोलेनॉइड का बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उस कॉइल का NIA ये रखा, और थीटा वो 90 डिग्री था, तो NIAB साइन थीटा अप्लाई किया। थोड़ा कैलकुलेशन अपन को प्रॉपर्ली मैनेज करना था, बाकी अदरवाइज एक फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन ही है, यूनिट्स का ध्यान रख लिया, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इट सेज a rectangular loop of sides 10 centimeter and 5 centimeter carrying a current of I is placed in different orientations as shown। तो रेक्टेंगुलर लूप का साइड लेंथ वगैरह बता दिया इनको, ये 4 अलग अलग ओरिएंटेशंस में अपन ने रखा है। देन इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन, ये चारों फोटो में z डायरेक्शन सेम दे रखा है, ठीक है साहब। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z में है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z में, ठीक है। Then in which of the following orientations the loop will be in stable equilibrium and unstable equilibrium। तो अब अपने को ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से पोजीशन स्टेबल के हैं और कौन से अनस्टेबल के हैं। तो पहले तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, आप रिकॉल करो कि स्टेबल अनस्टेबल था क्या। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लूप में टॉर्क जीरो होता है, जब इस लूप पे टॉर्क जीरो लगता है, तो उसको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे थे। टॉर्क जीरो कब लगता है? NIAB साइन थीटा, ये जीरो कब होगा? जब साइन थीटा जीरो हो जाएगा। साइन थीटा कब जीरो होगा? जब आपका थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। लास्ट लेक्चर के पन्ने पलट के देखो कि टॉर्क जीरो कब होता है? जब थीटा 0 या 180 होता है। थीटा किन के बीच में? थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 0 या 180 डिग्री एंगल हुआ तो वो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशंस होती थी, ठीक है। और उनमें से भी पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक पे आओ दोबारा, वो पन्ने पलट के देखो कि 0 डिग्री पोजीशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है और 180 डिग्री वाला हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और वो एंगल किसके बीच में? तो वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। नाउ गाइज, इन सब में एरिया वेक्टर निकालने का तरीका, मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बस रिवाइंड करा रहा हूं कि टॉर्क जीरो कहां होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है, अनस्टेबल क्या है, एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो एरिया वेक्टर के लिए क्या बताया था कि जो करंट का डायरेक्शन है ना लूप में, उसमें कर्ल रूल के कंसिस्टेंट आपका एरिया वेक्टर आएगा। तो इस केस में आप देखें तो इसका एरिया वेक्टर जो आना है ना, कर्ल रूल के हिसाब से एरिया वेक्टर आना है आउटवर्ड्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो यहां पे तो एक्चुअली थीटा जो आ रहा है ना वो 90 डिग्री आ रहा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 आ रहा है। तो ये तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं है, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो 0 डिग्री या 180 पे ही आएगा, उसमें से फिर 0 को स्टेबल बोल देंगे, 180 को अनस्टेबल बोल देंगे। अब देखो इसमें करंट का एरो ऐसे घुमा रखा है, तो ये करंट के अलोंग फिंगर्स कर्ल करो तो आपका एरिया वेक्टर आ रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली ऐसे अपवर्ड्स आ रहा है, तो यहां ए और बी में 0 डिग्री एंगल मिल गया बच्चों, है ना। 0 डिग्री है, दैट मींस ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम में भी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको मिल चुका है। एक कहानी खत्म, राइट। फिर ये वाला देखो, अब इस केस में भी देखें ना, कर्ल रूल के हिसाब से आपका एरिया वेक्टर ऐसे लेफ्टवर्ड आना है -y में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो यहां पर भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। फिर से रिजेक्ट मार दिया, हटाओ साहब। इसको देखो फिर, अब इसमें कर्ल रूल ऐसे घुमाओ, ये कर्ल रूल ऐसे घुमाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर कर्ल रूल के हिसाब से डाउनवर्ड्स आया। और इसमें थीटा जो है दैट इज 180 डिग्री, यही अपने को चाहिए था। ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो 2 स्टेबल एंड 4 अनस्टेबल, ऑप्शन कहां गए? ये रहे ऑप्शन। तो 2 स्टेबल एंड 4 अनस्टेबल, यही पूछा है ना इसने, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो 2 एंड 4, तो ये 2 एंड 4 ये आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसके थ्रू बेसिकली अपन ने तो स्टेबल अनस्टेबल रिकॉल किया, एरिया वेक्टर कैसे निकालना है वो रिकॉल किया, टॉर्क कहां कहां पे जीरो होती है वो रिकॉल किया। तो ये आपका एक बेसिक वर्किंग और हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ प्लेनर कॉइल हैविंग 12 टर्न्स कैरीज 15 एम्पियर करंट। 12 टर्न्स हैं, 15 एम्पियर करंट चल रहा है।
द कॉइल इज ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म वर्ड बड़ा हमें स्ट्राइक करता है, यूनिफॉर्म वर्ड बार बार अपने को चाहिए. तो यूनिफॉर्म वर्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.2 आई कैप, स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ला, सच दैट इट्स डायरेक्टेड एरिया, उसका एरिया वेक्टर भी गिवन है, इसने तो और आसान बना दिया काम. एरिया वेक्टर भी प्रॉपर उसने आई कैप के साथ दे रहा है. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉइल इन द गिवन ओरिएंटेशन इज. ठीक है, तो गाइस पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या सीखे हैं अपन? पोटेंशियल एनर्जी इज -m.b. सिंस डेलिबरेटली क्वेश्चन ने इस बार आपको वेक्टर फॉर्म में ही दिया है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में चलने दो, -m.b चलने देते हैं. अच्छा, -m.b में m अपना होता है NIA, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो ये हो जाएगा, इस m को मैंने लिखा NIA.b. तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा. माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले का पार्ट है, m को मैंने NIA लिख दिया. तो अब उसके हिसाब से अपन चले तो आपका NIA माइनस साइन एज इट इज. नंबर ऑफ टर्न्स अपन देखें तो 12 गिवन है. करंट वैल्यू कितना है साहब? करंट वैल्यू आपका 15 एम्पियर है, तो ये 15 एम्पियर करंट आ गया. फिर A.B लेना है, तो ये A.B, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.008 हो गया, 0.008 हो गया. सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही था. फिर ये I.I1 है, बट एक माइनस साइन यहां पे और था, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए. ठीक है ना भाई, ये इन दोनों का डॉट अगर लूंगा तो -1 बचेगा, और एक माइनस ऑलरेडी आपके फॉर्मूले में है, राइट? तो उसके हिसाब से प्लस हो गया. देन फर्दर अपन देखें तो दिस इज गोइंग टू बी आपका वैल्यू, दिस 12 एंड 15, ये तो आपका 180 बन रहा है, एंड दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर -3. अब इसके हिसाब से अगर वैल्यू अपन चेक करें तो आपका ये 8 8 64 6 8 1.44, तो ये 1440, तो 1.44 आ रहा है, मिल भी रहा है ऑप्शन अपने को. तो दिस इज 1.44 जूल, दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी. हो गया सॉल्व, है ना? तो सिंपली फॉर्मूला याद दिलाने वाली बात थी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना था. पोटेंशियल एनर्जी आपका -m.b से आता है. -m.b में वो m नहीं दे रखा है डायरेक्टली, आपने मैग्नेटिक मोमेंट को NIA लिख दिया. अब वो NIA.b है, एरिया वेक्टर पता है, b पता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन ले लिया. एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस उनका आ रहा है, तो प्लस बन गया, और 1.44 जूल अपना आंसर मिल रहा है, राइट? तो ये आपका एक और सिनेरियो अपन ने रैप अप किया. ठीक है, अब इसमें ना एक और चीज नोटिस करनी है गाइस. ये जो टॉर्क वाला मैटर अपन ने डिस्कस किया ना, इसका एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मैंने आपको L लेंथ का कोई वायर दिया. ठीक है, कोई L लेंथ का वायर अगर मान लो आपको मैंने दिया है, दिस इज अ वायर ऑफ लेंथ L, राइट? और ये L लेंथ का जो वायर अपन कंसिडर कर रहे हैं, इस L लेंथ के वायर से मुझे एक सर्कुलर लूप बनाना है, मुझे एक सर्कुलर लूप इससे फॉर्म करना है. सो लेट्स से एक सर्कुलर लूप इससे बना लेता हूं, राइट? एंड दिस सर्कुलर लूप इज ऑफ n टर्न्स, राइट? ये n टर्न्स जो हैं, लेट्स से कैपिटल N लिख लेता हूं, ये n टर्न्स का मैंने लूप बनाया. अब ये n टर्न्स का लूप बनाने के बाद इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कुछ करंट वगैरह भी चला दिया भाई इसमें, तो ये I करंट चला दिया, और इसको फिर ना एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा, नॉट इनवर्ड मतलब बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा. अब मुझे पता करना है कि इसमें मैं कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखूं सो दैट द टॉर्क ऑन दिस लूप इज मैक्सिमम. ठीक है, मैंने L लेंथ का यहां पर एक वायर आपको दिया था, इस L लेंथ के वायर से मैंने n टर्न्स का एक लूप तैयार किया, उसमें I करंट चलाया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा. बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट determine the number of turns to be kept in the loop so that the torque acting on it is maximum. है ना? तो ये एक एस्पेक्ट देखते हैं. देखो, एक तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस तार से आप ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर बनाओगे तो उसमें सर्किल का एरिया मैक्सिमम होता है, तो इस कारण से उस पर टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम लगेगा. अब यहां तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि सर्किल ही बनाना है, बट इस बार डिसाइड करना है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने रखें ताकि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर
इसको मैक्सिमम टॉर्क लग जाए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो ये इस डायरेक्शन में आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपन ने ऐसे लगा दिया, तो ये बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या मिलेगा? देखो, इसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे आउटवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो बी और ए में 90 डिग्री एंगल है। तो अब इस केस में मेरा टॉर्क जो लगेगा ना, दैट टॉर्क इज गोइंग टू बी एम बी साइन थीटा। ठीक है, दिस टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। अच्छा, वो एम बी साइन थीटा में भी थीटा 90 हो जाएगा। अब द पॉइंट इज कि यार मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा ऑलरेडी 90 डिसाइड किया हुआ है, दैट मीन टॉर्क जो है वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट के भरोसे है। यार मैग्नेटिक फील्ड तो हमने ही चूज किया है कि मान लो 5 टेस्ला की फील्ड में रखना है, तो वो तो फिक्स है, और इस तरह से रखना है, दैट मींस एंगल भी फिक्स कर दिया। बट डिसीजन आ रहा है आपके ये मैग्नेटिक मोमेंट का कि मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम जब मिलेगा तो उसी केस में आपका टॉर्क भी मैक्सिमम लग जाएगा। कि आप मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट का लूप बना दो तो आपको टॉर्क मैक्स मिलेगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट में क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट में आता है आपका NIA। ठीक है, अब इस चीज में नोटिस करना गाइस कि अगर मैंने L लेंथ के वायर से N टर्न्स का लूप बनाया था, लेट्स से इसका रेडियस जो बना वो स्मॉल r बना, ठीक है, तो ऐसे केस में मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं, देखना, दिस N टाइम्स 2 पाई r विल बी इक्वल्स टू L, करेक्ट है ना? ये आपका n टाइम्स 2 पाई r, इसमें एक कर्ल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, और ऐसे मेरे पास n टर्न्स हैं, तो टोटल लंबाई, टोटल सर्कमफ्रेंस हो गया n टाइम्स 2 पाई r, और वो n टाइम्स 2 पाई r पूरा वायर खोल लें तो ये वाला है। तो इसी L लेंथ के वायर से पूरा घुमा के आपने n टर्न्स का लूप बनाया था, n टाइम्स 2 पाई r बराबर L है। यहां से r की वैल्यू मुझे मिल रही है L अपॉन 2 पाई n, ठीक है, और इस रेडियस को अगर मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ रहा है NIA, a की जगह हो गया पाई r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर की जगह इसको रख रहा हूं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, राइट। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट अपन रखें तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये टर्म आपका एक n कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? दिस इज IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n, ठीक है। नाउ गाइज, टारगेट मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इस L लेंथ के वायर से n टर्न्स का लूप बनाना है, उसको एक दी हुई मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे इस तरह से रखना है, राइट, और फिर बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने चूज करें, कितने नंबर ऑफ टर्न्स लें, 1 2 3 5 10 15 20, सो दैट द टॉर्क एक्टिंग इज मैक्सिमम। अब हमें लगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी दे रखी है, तो ये तो कम ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम होगी नहीं, थीटा ऑलरेडी दे रखा है, तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो जाए, किसका? लूप का। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है साहब? तो NIA। इसमें एरिया नहीं दे रखा था तो मैंने r रेडियस मान लिया, देखा कि यार n टर्न्स का लूप बनाया है तो n टाइम्स 2 पाई r बराबर L हो गया, पूरा तार खोल दो तो वहां से r निकाला, पाई r स्क्वायर में r पटका, और वहां से ऐसे आए। अब यार ये n डिनोमिनेटर में आ रहा है। नाउ फॉर दिस मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट टू बी मैक्सिमम, दिस n हैज टू बी मिनिमम। देखो I तो आपने ऑलरेडी गिवन है कि I करंट चलाना है, L लेंथ ये ऑलरेडी गिवन है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है? केवल ये मैग्नेटिक मोमेंट और ये n। सो फॉर m टू बी मैक्सिमम, for m to be maximum, this n should be minimum, है ना। ये मैग्नेटिक मोमेंट के मैक्सिमम होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स मिनिमम होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्न्स मिनिमम जो होगा दैट इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू 1। तो आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट और मैक्सिमम टॉर्क तब मिलने वाला है जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो आए वो 1 आए। अगर आप 2 टर्न्स 3 टर्न्स या 5 टर्न्स का लूप बनाते हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम होता जाएगा, टॉर्क जो लगेगा वो कम होता जाएगा। जब 1 नंबर ऑफ टर्न है उस समय मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका मैक्सिमम मिल रहा है एंड अकॉर्डिंगली टॉर्क भी उस पर मैक्सिमम लग रहा है। तो ये एक रिजल्ट की तरह अपन कैरी करेंगे आगे कि अगर L लेंथ के वायर से पूछा जा रहा है कि भाई कितने टर्न्स का लूप बनाएं ताकि टॉर्क मैक्सिमम लगे, तो जवाब है कि 1 टर्न का लूप बनाओ ताकि मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम आए और टॉर्क भी मैक्सिमम लग जाए। आगे बात समझ में? ठीक है, राइट। तो ये एक और एस्पेक्ट अपन ने फिनिश किया, है ना। तो ये टॉर्क वाला मैटर जो पूरा था, टॉर्क से रिलेटेड सारी कहानियां मैंने आपको बताई। कुछ और एग्जाम्पल्स लेने से पहले ना मैं एक सिचुएशन आपको और बता रहा हूं। मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो अपना डिस्कशन चल रहा है ना, इसी पर बेस्ड एक और केस स्टडी है, एक और सिचुएशन है, एंड दैट इज बेसिकली अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट
of a revolving electron. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इस बारे में अब बात है अपनी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपन नोटिस कर रहे हैं कि मान लीजिए अपन ने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जो आर रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो यहां से ये मैंने आर रेडियस का एक सर्किल बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन है जो इस आर रेडियस के सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वी स्पीड के साथ. तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को जब ये आर रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो आर रेडियस के सर्किल में घूमेगा इसके मोशन की वजह से कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा ऑब्वियसली, है ना. जब ये मूव कर रहा है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मैटर है और मूविंग इलेक्ट्रॉन का मैटर है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा. तो ध्यान आ रहा है इसमें करंट कैसे निकालते थे? डेफिनेटली ध्यान आ रहा होगा दैट आई बराबर क्यू बाई टी एवरेज करंट चार्ज अपॉन टाइम से अपन निकाला करते थे. तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड v से इस सर्किल में चक्कर काट रहा है तो इसके मोशन की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा. अच्छा यार, करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा तो उसको फिर मैं एक सिंगल टर्न करंट कैरिंग लूप की तरह मान सकता हूं. अच्छा, सिंगल टर्न करंट कैरिंग लूप की तरह मान सकता हूं तो उसका फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकता हूं NIA से, और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा. ये अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस समय कि इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से क्या करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और करंट कॉन्स्टिट्यूट होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है. तो देखो साहब, तो पहले तो अपन करंट निकाल लेते हैं. तो करंट कितना होगा? तो वी नो दैट करंट ऐसे केसेस में इट्स Q बाय डेल्टा टी, चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज तो कितना फ्लो हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन E के बराबर चार्ज है. और यार किसी भी पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन जब इस वाले पॉइंट से अभी क्रॉस किया, E चार्ज पास किया, तो अगली बार कब क्रॉस करेगा? जब फुल टाइम पीरियड हो जाएगा. मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड में यहां से E चार्ज गया है एक बार. जब दोबारा से फुल टाइम पीरियड हो जाएगा तब वो दूसरी बार जा रहा होगा, फिर तीसरी बार जा रहा होगा. तो इन अ टाइम स्पैन ऑफ वन टाइम पीरियड मतलब 2 पाई आर बाई वी होता है ना. एक पूरा राउंड लगाने में कितना समय लगेगा? तो 2 पाई आर बाई वी के बराबर समय लगेगा. एक राउंड में डिस्टेंस 2 पाई आर चलेगा और v स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लग जाएगा? 2 पाई आर बाई वी. तो द चार्ज फ्लोन अपॉन द टाइम टेकन, ये आपका करंट आ रहा है. तो करंट का वैल्यू गाइस रीअरेंज करूं तो ये बन रहा है EV अपॉन 2 पाई आर. ये आपका करंट वैल्यू आ गया. ठीक है, अब ये जो करंट है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होगा. तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मेरा करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज जाएगा, है ना. ये अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गया तो करंट का फ्लो क्लॉकवाइज जाएगा. ये मैंने करंट निकाल लिया. अब दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल टर्न लूप, है ना. इसको अपन एक सिंगल टर्न लूप की तरह कंसिडर कर सकते हैं. अब जैसे इसको सिंगल टर्न लूप की तरह कंसिडर कर रहे हो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे. तो यहां मैग्नेटिक मोमेंट को मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कारण कि यहां मुझे एक्चुअली कुछ मास वगैरह की बातें भी करनी है आपसे आगे. तो मास के लिए स्मॉल m आएगा ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए स्मॉल m नहीं लिख रहा हूं, म्यू लिख रहा हूं. तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है NIA. ठीक है, अब इस NIA के हिसाब से चलो तो n तो 1 हो गया. करंट कितना आ रहा है? तो करंट आ रहा है EV बाई 2 पाई आर. करंट EV बाई 2 पाई रख दिया. और एरिया कितना रखूं? तो एरिया सिंस सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर रख दो. अब यहां से अपन देख रहे हैं तो यार मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी बनी? ये पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, दिस इज EVR बाई 2. ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया. ठीक है, सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, पहली स्टेज तो हमारी ये मिली हमें कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है EVR बाई 2. अब इसको हमें और एनालाइज करना है, इसको अपन को फर्दर एनालाइज करना है. अच्छा, इसमें अगर मैं ये XY प्लेन बना देता हूं तो इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन समझो किस तरफ आएगी. मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एरिया वेक्टर की तरफ आता है. NIA में वेक्टर कौन? A. तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एरिया वेक्टर की तरफ आता है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कर्ल रूल से कंसिस्टेंट रखना होता है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमा था, उसके कारण करंट क्लॉकवाइज चला था. क्लॉकवाइज के हिसाब से कर्ल रूल लगाया तो एरिया वेक्टर इनवर्ड आ रहा है. और इनवर्ड मतलब हमारी फोटोग्राफ में -k. सही है क्या? है ना. ये XY प्लेन है तो पॉजिटिव Z तो आउटवर्ड होगा.
तो इनवर्ट जो आएगा वो नेगेटिव z आएगा, तो माइनस k कैप में आएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अगर जरूरत पड़ी तो भी देख लेंगे। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज इन इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक जानकारी तो मैंने आपको ये पास ऑन करी कि भाई ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है यही हमारे उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, अब इसकी केस स्टडी में आगे बढ़ते हैं। हम यहां तक पहुंचने के लिए नहीं चालू किए थे, अभी इसमें और कुछ सीखना बाकी है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ऐसा करूं कि ये जो म्यू वाला टर्म लिखा हुआ है ना आपका EV/2, इस EV/2 में अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के मास से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो न्यूमरेटर में एक खास बात दिख रही है कि ये MVR बन गया है ना। न्यूमरेटर में ये MVR आ गया, डिनोमिनेटर में 2m साथ में, सही ना, ये MVR और ये 2m साथ में। अब ये MVR क्या है, कुछ लोड डालो दिमाग पे, MVR क्या होता है? तो MVR इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट रिवॉल्विंग पार्टिकल। गाइज अपने रोटेशन चैप्टर में से रिकॉल करें तो एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल फॉर्मूला हमारा होता था पॉइंट पार्टिकल के लिए MVR sin थीटा, और थीटा जो होता था वो V और R के बीच का एंगल होता था। तो वेलोसिटी, सर्किल में घूमने वाले की वेलोसिटी तो होती है टेंजेंट के अलोंग, और रेडियस जाएगा वो सेंटर की तरफ, V और R में एंगल 90 डिग्री, तो MVR sin 90 इट बिकम्स MVR। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ा है, बोर्स थियरी में। बोर्स थियरी का आपका सेकंड पोस्टुलेट होता था दैट द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ध्यान आ रहा है, MVR बराबर h/2π, तो वो एंगुलर मोमेंटम ही तो है ना। तो ये MVR इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और एंगुलर मोमेंटम के लिए अल्फाबेट कैपिटल L लिखते थे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ध्यान आ रहा होगा ये एंगुलर मोमेंटम को लेकर बातें। तो ये MVR जो है ना, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, तो इसको मैं लिख रहा हूं एज म्यू इक्वल्स टू E/2m टाइम्स L, दिस एंगुलर मोमेंटम, इसको L लिख दिया, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट कोरिलेट हो गए। अब इसको एक पॉइंट और देखना कि अगर ये सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, फिर ये आपका E/2m जो लिखा हुआ है वो तो है ही, और ये एंगुलर मोमेंटम L। अब इसमें एक चीज बस मैं आपको याद दिलाता हूं कि एक्चुअली जब ये पार्टिकल घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ऐसे कर्ल रूल के हिसाब से निकालते थे ओमेगा, वो आउटवर्ड्स है, और जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी होता है उसी तरफ एंगुलर मोमेंटम आता है। रिकॉल करो, L बराबर I ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम L इज I ओमेगा, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही L की डायरेक्शन है। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो आ रही है बाहर की तरफ, जबकि इसमें अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाली थी अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। सो गाइज यहां पे म्यू और L का जो डायरेक्शन है ना वो ऑपोजिट है, तो यहां पर अपन माइनस साइन लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया पॉइंट ये? तो ये चीज मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि गाइज जब अपन ने ये रिलेट किया, राइट, जो अपन ने ये रिलेट किया कि आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैंने आपको दो फॉर्मूले याद दिलाए। एक तो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR sin थीटा, दूसरा उसका वर्जन होता था I ओमेगा। तो जिस तरफ आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, ओमेगा का डायरेक्शन, उसी तरफ एंगुलर मोमेंटम L का डायरेक्शन भी होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो आउटवर्ड्स है, तो एंगुलर मोमेंटम भी आउटवर्ड्स हो गया। जबकि मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि यार वो तो इनवर्ड्स है एरिया वेक्टर की वजह से। करंट एंटी क्लॉकवाइज चला था ना, तो करंट क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर इनवर्ड्स है, म्यू भी इनवर्ड्स है, तो म्यू और L ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसी चीज को एक स्टेप और आगे ले जाएं, तो गाइज इसको अगर एक स्टेप और आगे ले जाता हूं तो इसमें म्यू बाय L, ओनली वैल्यूज उठा रहा हूं, अभी तो मुझे वेक्टर बताना था, आपको बता दिया। अब ये म्यू बाय L देखो, तो इसमें म्यू अपॉन L जो आ रहा है, म्यू अपॉन L कितना आ रहा है? तो E/2m आ रहा है, केवल मैग्नीट्यूड की बातें हो रही है अभी। तो म्यू बाय L जो आ रहा है वो E/2m आ रहा है, और एक्चुअली इस राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ना, तो ये E जो है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है। M जो है दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। तो अगर आप ये इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे ना, सब कांस्टेंट डेटा है ना, ये सब जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट इज 8.8
दिस इज 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 और ई कूलम मास किलोग्राम, तो कूलम पर किलोग्राम ये वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे ही आप ये सारा डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट्स 8.8 इंटू 10 पावर 10 कूलम पर किलोग्राम। और ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है? ये ओवरऑल लिखा हुआ था मैग्नेटिक मोमेंट और ये लिखा हुआ था एंगुलर मोमेंटम। राइट, तो ये जो रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरा रेशियो कैलकुलेट हुआ है गाइज, दिस रेशियो इज टर्म्ड एज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो डेफिनेटली नीट के हिसाब से अपना एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन जब सर्किल में घूम रहा होता है, एक आर रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ऐसे केस में वो करंट कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा, पहले तो वो निकाल लिया। करंट कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, NIA करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। मैग्नेटिक मोमेंट निकाला तो वो आया EVR/2 इनवर्ड्स। ठीक है, उसका डायरेक्शन निर्धारित कर लिया, देख लिया, चेक कर लिया। अब उसमें मैंने मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये MVR तो आपका एंगुलर मोमेंटम बन गया, तो इसको L लिख दिया। और म्यू बाय एल की वैल्यू E/2m आ गई, विच इज नाउ अ कांस्टेंट। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं बचा भाई। तो ये E आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जब डेटा सब्स्टिट्यूट करोगे ना, स्टैंडर्ड डेटा है सारे, वो आता है 8.8 इंटू 10 पावर 10 कूलम पर किलोग्राम। ये ध्यान रखना है आपको, अपने कई बार एग्जाम में ऐसा इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल आपको मिल सकता है, दैट म्यू बाय एल इट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, अब ये तो आपने कहानी लिखी थी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसको ना आप जनरलाइज भी कर सकते हो, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए केवल इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करनी हो, केवल इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करनी हो और एक जनरल स्टेटमेंट देना हो अपने को, तो इन जनरल कोई भी चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा, मान लो अगर यार ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस इलेक्ट्रॉन की जगह अगर ये क्यू चार्ज होता, तो यहां पे आप Q/T लिखते, या आपका QV/2 पार आया था, है ना, यहां पर भी Q दिख रहा होता, यहां मास उस Q का होता, तो अल्टीमेटली वो E/2m की जगह इन जनरल आपका जो रेशियो आने वाला था किसका, μ/L का। इन जनरल दिस μ/L द रेशियो कम्स आउट एज Q/2m। E/2m तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, बट बाकी कोई भी अगर चार्ज मान लो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और अब ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। सो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो इट्स ऑलवेज रिटन एज Q/2m फॉर दीज रोटेटिंग और रिवॉल्विंग पार्टिकल्स। सो ये आपका रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो किसी भी पार्टिकल के लिए अपन लिख सकते हैं अब आगे से Q/2m। तो ये जनरल थॉट हो गया अपना। ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो E/2m है, वो वैल्यू फिक्स है, और कोई और चार्ज होगा तो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज कोई और वैल्यू आएगी, बट इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जा रहा है, μ/L को ना। तो एक तो ये ध्यान रखना किसका रेशियो है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का। मैग्नेटिक मोमेंट तो वो जो करंट वगैरह की वजह से आया वो, और एंगुलर मोमेंटम वो रोटेशन वाला जो अपना होता है वो। ठीक है, अब इसको एक और स्टेप आगे ले जाते हैं, थोड़ा और इसको एनालाइज करते हैं और बढ़िया बनाते हैं। देखो कि ये जो आपने μ/L निकाला, इलेक्ट्रॉन की ही बात पे लौटते हैं दोबारा, जो μ/L आपने निकाला था E/2m, ठीक है, इसमें अगर मैं इस म्यू को ऐसे लिख दूं E/2m मल्टीप्लाइड बाय L, वो तो ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय L वहां ले गए, और फिर बोलूं कि यार अगर ये सारी कहानी बोर्स थियरी की होती, भाई वैसे तो बोर्स थियरी की नहीं थी, नॉर्मली आर रेडियस के सर्कल में इलेक्ट्रॉन को घुमाया तो वैसे तो बोर्स थियरी नहीं थी, पर अगर ये बोर्स थियरी होता तो यहां पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, राइट, Z एटॉमिक नंबर का आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, उसके आर रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता। तो अगर ये बोर्स थियरी होती, सो कंसिडरिंग बोर्स थियरी to be applicable here, है ना, अगर मैं मान लूं कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा बोर्स थियरी वाला ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपके केस में ऐसा फोटो बन जाएगा कि यहां पे
आपने सेंटर में एक न्यूक्लियस ये कंसिडर कर लिया, आपने Ze चार्ज का ये न्यूक्लियस कंसिडर कर लिया, और यहां पे आप इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, अल्टीमेटली है क्या, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन ही तो है, बस ये कि बीच में आपका एक न्यूक्लियस भी आ गया, तो Z एटॉमिक नंबर का वो न्यूक्लियस बीच में पड़ा है और R रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर बोर्स थियरी वाला मैटर होता ना, तो बोर्स थियरी में एंगुलर मोमेंटम को, आपकी बोर्स थियरी का सेकंड पोस्टुलेट ये कहता था दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन mvr इज nh/2π। ये आपने सेकंड पोस्टुलेट में पढ़ा था, mvr इज nh/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, ये था, ठीक है। तो इस L की जगह, इस L की जगह में यहां पर ये E/2m तो है ही, इस L की जगह mvr की जगह लिख रहा हूं nh/2π, ये आ गया, ठीक है। यहां से म्यू का वैल्यू देखें तो ये हो रहा है आपका NEh/4πm, राइट। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आया है, मैग्नेटिक मोमेंट आया है ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ये जो n यहां पे लिखा हुआ है तो ऑर्बिट नंबर होता था ना, ध्यान आ रहा है क्या, राइट। ये जो n यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज द ऑर्बिट नंबर जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं n का वैल्यू 1 प्लेस कर दूं, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां n का वैल्यू 1 प्लेस कर देता हूं, तो n का वैल्यू 1 प्लेस करते ही दिस बिकम्स EH/4πm। और दोस्तों अब आप देखो, इसमें कोई वेरिएबल नहीं बचा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं बचा। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है, 4π कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। जब ये सारा डेटा इसमें रखोगे ना, तो ये सारा डेटा रखने के बाद इट कम्स आउट एज 9.27 into 10 to the power minus 24 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट, अगेन म्यू का वैल्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आया है कहां, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आया है ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन, जैसे बोर्स थियरी है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, राइट। तो आप इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ये मैग्नेटिक मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट का। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट को खास मेंशन दिया गया है दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। एंड दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आपकी आई है, दिस वैल्यू इज टर्म्ड एज द बोर्स मैग्नेटन, है ना। ये जो वैल्यू फाइनली अपने पास आया है, दिस इज टर्म्ड एज द बोर्स मैग्नेटन। नाम सुना हुआ होगा आपका, केमिस्ट्री में यूज करते हैं इसको आप, राइट। तो ओवरऑल समराइज करता हूं मैं इस सेक्शन को, क्या हुआ ओवरऑल कि अपन ने पहले तो पिछले सेक्शन में जब गायरोमैग्नेटिक रेशियो तक पहुंचे थे ना, तो एक तो ये हाईलाइट है आपका, इसको ध्यान रखना है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो μ/L बराबर E/2m तक पहुंच गए थे। अब मैंने क्या बोला कि भाई ये तो अकेले इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था ना उसकी स्टोरी थी। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये बोर्स थियरी वाला इलेक्ट्रॉन होता, मतलब एक न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड काटने वाला इलेक्ट्रॉन होता, तो ये वाली फोटो बना ली, ठीक है। अब ये आपका म्यू जो है वो E/2m टाइम्स L था। अब बोर्स थियरी वाली बात अगर वैलिड है, तो एंगुलर मोमेंटम L मतलब mvr, उसको nh/2π लिख सकते हैं, तो nh/2π लिखा, nh/2π लिखा तो यहां पे म्यू आ गया। आप देखो बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, बस n वेरिएबल था, तो n का वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा, n का वैल्यू ऑर्बिट नंबर मिनिमम 1 ही तो हो सकता है, तो जैसे ही n का वैल्यू 1 रख रहा हूं ना, ये मुझे म्यू का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ अ बोर्स थियरी एटम, है ना। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है, और उसको नाम दिया जाता है, उस वैल्यू को नाम दिया जाता है एज बोर्स मैग्नेटन। तो ये गाइज स्पेसिफिकली एक केस स्टडी है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसके अंदर एज सच ऐसे न्यूमेरिकल बनते हुए नहीं मिलेंगे आपको, इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल मिल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल मिल सकते हैं। तो ये डेटा आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसको कह रहे हैं वो याद रहना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स वगैरह के हिसाब से देखें तो ये वाला पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि यार किसी भी रोटेटिंग स्ट्रक्चर के लिए μ/L का रेशियो Q/2m से इक्वेट करके मैनेज किया जा सकता है,
राइट तो ये एक पूरा एस्पेक्ट, पूरा एक केस स्टडी मैंने आपको समझाया कि इस तरह से ये सिनेरियो मैनेज होता है, राइट। अब इसमें एक और एस्पेक्ट नोटिस करना है। जैसे ये अपना सवाल हो गया था, सवाल कोई छूटा गया नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वाला ये हो गया, हाँ राइट। तो ये तो आपका बोर्ड्स थियरी, बोर्ड्स मैग्नेटन, ये सारा मैटर फिनिश हुआ, राइट। अब फर्दर अपने कुछ और थियोरी के एस्पेक्ट्स वगैरह पे जाने से पहले ना मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और समझाना चाहता हूं धीरे धीरे। मैंने आपको बोला भी था अपन हर लेक्चर में कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपन और ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे सैंपल के तौर पे ना ये एक एग्जाम्पल देखना, राइट। मान लीजिए अगर अपना स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो अपन ड्रॉ कर लें, राइट ये मैंने अपना स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, दिस इज माय एक्स वाई, एंड यहां पर मेरा ये जेड एक्सिस आया। ये अगेन वो जो टॉर्क वाला सिचुएशन अपन ने पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज करके मैनेज करना होता है। तो अपना वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो वाला मैटर तो क्लोज हो गया, वो टॉपिक तो फिनिश हो गया, और आज का लेक्चर मेनली अपन इस एग्जाम्पल से एंड कर रहे हैं, और एक अच्छा प्रॉब्लम आपको इसके थ्रू सीखने मिलेगा। सो गाइज ये अपना एक्स वाई जेड प्लेन अपन ने कंसिडर किया, फिर ना एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। वो करंट कैरिंग लूप ऐसे रखा है, वो लूप का एक साइड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है ऐसे, फिर एक साइड जो है वो इस तरह से है यहां पे, फिर एक उसी के पैरेलल ये ड्रॉ किया और उसको ज्वाइन कर लिया ऐसे, ठीक है। इस तरह का ये अपना स्ट्रक्चर है। इसको अपन थोड़ा सा और बेटर वे में ड्रॉ करें तो ये इस वे में इसके पैरेलल आना चाहिए था, है ना। और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, ये बन गया साहब, ठीक है। ऐसा अपन ने एक लूप कंसिडर किया, और इस लूप में करंट कैसे चला रहे हैं वो देखना। तो करंट का फ्लो जो इसमें लेना है वो इस तरह से लेना है कि ये यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर से जा रहा है ऐसे है, ये इस वे में है, ठीक है। तो इस तरह का अपने स्ट्रक्चर लिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगा रखी है आई कैप डायरेक्शन में, पूरे इलाके में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है। तो मान लीजिए द मैग्नेटिक फील्ड वी आर गिवन, दिस इज बी नॉट आई कैप। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप बना रखी है, और ये लूप अपन ने यहां पर प्लेस किया। और क्वेश्चन ये है दैट बाय व्हाट एंगल, अच्छा एक और चीज मैं देखना भूल गया, यहां पे ये एंगल थीटा दे रखा है, ये जेड एक्सिस के साथ यहां एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। अब सवाल ये कि बाय व्हाट एंगल should this loop be rotated to reach the stable equilibrium position? By what angle should the loop be rotated to reach द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन, है ना। तो एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, बस प्रॉपर एनालिसिस केवल विजुअलाइजेशन के दम पे सॉल्व होगा। अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस को विजुअलाइज करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप ना इसको इस वाई एक्सिस के अलोंग यहां ऊपर से विजुअलाइज करो, ऊपर से देखो। इसको इमेजिन करो कि आपके घर का जो गेट है ना वो ऐसा आधा खुला हुआ है, और उस आधे खुले हुए गेट को अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको केवल एक लाइन नजर आएगी। ये समझ में आ रहा है? अगर आप एक गेट इमेजिन कर रहे हैं, या आपने अगर गेट जो है वो आधा खोला हुआ है, तो गेट जो आधा खोला हुआ है उसको अगर आप ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देखने पर वो गेट जो है आपको केवल एक लाइन नजर आने वाली है। तो इसको अगर मैं यहां ऊपर से विजुअलाइज करूंगा ना, तो मेरे को केवल ये वाली लाइन नजर आएगी। अच्छा, ये ऊपर से देखने पर ये पूरा सेटअप कौन से प्लेन में दिखेगा? तो ये एक्स जेड प्लेन में दिखेगा, राइट। तो ये मैं अगर एक्स जेड प्लेन बना रहा हूं, ये मेरा वो एक्स एक्सिस हो गया, यहां ये जेड एक्सिस, अगर इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये ऐसे नजर आएगा। जेड एक्सिस आपका ये वाला है, बाहर की तरफ आ रहा है, और आप यहां से अगर देखोगे, ऊपर से अगर देखोगे, तो ये आपको एक्स जेड प्लेन नजर आएगा। और इस एक्स जेड प्लेन में ये ग्रीन कलर का दरवाजा, ये ग्रीन कलर का दरवाजा जो है वो ऐसा नजर आने वाला, ये रहा वो आपका लूप, ठीक है। इस लूप में यहां ऊपर से देखने पे करंट का एरो इधर बना हुआ है, तो ये करंट का एरो जो है वो यहां बनता हुआ दिखा, ये फोटो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिर जब आप यहां ऊपर से देख रहे हो तो इस वाले तार में करंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है, तो यहां पे करंट ऊपर आता हुआ बनाया,
और जब ऊपर से देख रहा हूं तो इस वाले वायर में करंट अंदर जाता हुआ दिख रहा है, तो यहां पे करंट अंदर जाता हुआ बनाया। तो जब इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे ऊपर से देखा जाएगा तो एक तार नजर आ रहा है, केवल पूरा उसका प्रोजेक्शन एक्स जेड प्लेन में देखें तो एक तार नजर आ रहा है, और वो तार इस तरह का है। अब अपन जानते हैं कि यार इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाना है। इसने बोला कि कितने एंगल से इसको रोटेट करें ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। ये जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे दे रखा था ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स डायरेक्शन में बनी हुई है भाई, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगा रखी है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या था कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब आपका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल पे आना चाहिए, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो पहले तो ये पता करें कि भाई अभी इसका एरिया वेक्टर कहां है। तो जब आप इसके ऊपर कर्ल रूल लगा रहे हो, खुद से ट्राई करके देखो, केवल मूवी मत देखते रहो बैठे बैठे। इसमें जब ये कर्ल रूल अप्लाई कर रहा हूं तो एरिया वेक्टर जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। इसमें ऐसे कर्ल रूल लगाओ, तो ये कर्ल रूल लगा रहा हूं तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ये इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आने वाला है। वैसे तो इस लूप के परपेंडिकुलर आएगा ना, तो ये परपेंडिकुलर मैंने यहां बना लिया, इस तरफ इसका एरिया वेक्टर आने वाला है, ठीक है। कर्ल रूल के हिसाब से चेक करना कि ये कर्ल रूल अप्लाई करना है इस पे, और ऐसे अगर कर्ल रूल लगा रहा हूं तो इस तरफ एरिया वेक्टर आएगा, उस शीट के उस सरफेस के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड ठहरी उस तरफ। तो अब मैं चाहता हूं कि यार इसको ऐसे घुमाया जाए, इस दरवाजे को ऐसे खोला जाए कि पूरा दरवाजा जो भी ऐसे है, पूरा दरवाजा घूम के ऐसे घूम के इस तरफ आ जाए, ताकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग बने। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए आपको एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाना था। अभी एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो आप इसको पूरा ऐसे घुमा दो, पूरा ऐसे घुमा दो ताकि एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाए, ये सिचुएशन बने। अभी ऐसी सिचुएशन है और पूरा घुमा के ये सिचुएशन बनानी है। तो इस लूप को हमें ऐसे घुमाना है कि ये पूरा घूम कर ऐसा आ जाए, तो एरिया वेक्टर उस तरफ आ जाएगा। तो कितना घूमना है, एक तो ये वाला एंगल कवर करना है पूरा, है ना। ये एंगल कितना है, ये 90 माइनस थीटा कवर करना है, और फिर ये पूरा का पूरा 90 से भी घूमना है, समझ रहे हो। एक तो ये यहां से घूमकर पहले तो इधर पहुंचा, कितना टर्न किया, ये अगर थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन भी खोलकर यहां तक लाना है। तो ओवरऑल एंगल जो टर्न करना पड़ेगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90, है ना। दिस 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो आपका ओवरऑल 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा लिख के आंसर निकाल सकते हैं। कहानी खत्म हो गई, है ना। सवाल आसान था, बट पूरा स्ट्रैटेजिक वे में मैनेज करना होता है। इस तरह के सवाल को विजुअलाइजेशन से चलाना होता है। तो ये कैटेगरी डेफिनेटली गाइज इंपॉर्टेंट सिचुएशन रहता है। विजुअलाइजेशन सेक्शन बी वगैरह के सवालों में मिल सकता है आपको, कि आपने एक लूप दिया, उसको पहले ऊपर से ऑब्जर्व करके एक प्लेन की तरह बनाया, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पहुंचाना था, तो आप पूरा घुमाकर उसको एरिया वेक्टर को बी की तरफ लाने की कोशिश में लग गए। तो यहां से पूरा घुमा के पहले ऐसे लाए, फिर यहां से घुमा के ऐसे लाए, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 इतना रोटेशन उसका कराया है, पाई माइनस थीटा का रोटेशन कराया है, ठीक है। तो ये एक और सिचुएशन अपनी मैनेज हो गई, राइट। तो ये टॉर्क वाला मैटर अपन ने क्लोज कर दिया, टॉर्क वाला सिचुएशन अपना फिनिश हो गया। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बोर्स मैग्नेटन, ये सारे मैटर्स अपन ने क्लोज कर लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एजेंडा अपन पिक करेंगे, ये अपने अगले लेक्चर का टास्क होगा। दैट विल बी द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। थियोरेटिकली दैट विल बी द लास्ट। न्यूमेरिकल्स अभी और लूंगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और प्रॉब्लम्स अपन पिक करने वाले हैं, पर थियोरेटिकली वो लास्ट रहेगा आपका। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपना नेक्स्ट एजेंडा है गाइस। तब तक इतना पोर्शन आप फिनिश करके रखिए। इसकी जो प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन लिंक में है वो आप सॉल्व कर लीजिए। डाउट्स जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में आ रहे हैं उनको कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ लें, वहीं पे मैं उनको आंसर कर दूंगा। उनका सॉल्यूशंस पोस्ट करना होगा तो सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, बट डाउट्स वगैरह में आप पीछे नहीं रहे। डाउट्स अपने टाइमली आप पोस्ट करते रहो। थियोरी में डाउट आ रहा है, सवालों में डाउट आ रहा है, तो वो टाइम टू टाइम आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए, ठीक है। तो यहां तक का पोर्शन फिनिश करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।